हेलो स्टूडेंट्स, नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है उन सब के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देने वाला जो शब्द है वो है एडवर्ब। एडवर्ब का कंसेप्ट क्या होता है और एडवर्ब्स कितने तरह के होते हैं, इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिहाज से कुछ हम टिपिकल सिचुएशंस की भी बात करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि एडवर्ब क्या है। यहां स्क्रीन में 3 सेंटेंसेस हैं। Sheila speaks slowly. This cup is very small. The announcer called your name just after my name. पहले सेंटेंस में speaks वर्ब है, दूसरे सेंटेंस में small एडजेक्टिव है और तीसरे सेंटेंस में after एक कंजंक्शन है। पहले सेंटेंस में speaks के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देने वाला शब्द जो रेड कलर से हाईलाइट हुआ है वो है slowly। दूसरे सेंटेंस में जो शब्द है स्मॉल वो एक एडजेक्टिव है और उसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देने वाला जो इंटेंसिफाइंग शब्द है वेरी वो एडवर्ब है। तीसरे सेंटेंस में आफ्टर एक कंजंक्शन है और आफ्टर के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देने वाला जो शब्द है जस्ट वो एडवर्ब है। नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर किसी भी शब्द के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देने वाला शब्द, ऐसा शब्द जो चाहे एडजेक्टिव हो या दूसरा एडवर्ब हो या कोई वर्ब हो, किसी के भी बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देने वाला जो शब्द है नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर उसको एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब कई तरह का हो सकता है। एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस, मैनर, फ्रीक्वेंसी, डिग्री, अफर्मेशन और नेगेशन। ये जो नाउ, सून और डेली है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है और ये जो हियर, देयर, आउट और इन जो है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ब्रेवली, स्लोली, वेल ये सब एडवर्ब ऑफ मैनर है और ऑलवेज, अगेन, डेली ये सब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। वेरी, टू, फेयरली ये सब एडवर्ब ऑफ डिग्री है और नॉट, हार्डली और नो जो है वो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या नेगेशन है। इनके बारे में हम विस्तार से थोड़ा आगे बात करेंगे। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स भी होते हैं। स्क्रीन पर इन सेंटेंसेस को देखिए। वुड यू प्लीज टेल मी द रीजन व्हाई यू हैड लेफ्ट योर प्रीवियस जॉब। यहां पर व्हाई जो है वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। दूसरा सेंटेंस देखिए। आई हैव नो वर्ड्स टू टेल यू हाउ आई फेल्ट व्हेन आई रिसीव्ड अ शील्ड फ्रॉम द गवर्नर हिमसेल्फ। इस दूसरे सेंटेंस में हाउ और व्हेन को रेड कलर से हाईलाइट किया गया है। ये हाउ और व्हेन जो है ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हैं। अब देखते हैं कि एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है। इन वाक्यों को पढ़िए। द चिल्ड्रन आर सिटिंग साइलेंटली। यहां पर बच्चे किस तरह से बैठे हैं इस बात को बताने वाला शब्द है साइलेंटली। तो सिटिंग को क्वालिफाई कर रहा है साइलेंटली। साइलेंटली शब्द जो है वो एडवर्ब ऑफ मैनर है। दूसरा सेंटेंस देखिए। He agreed happily। यहां पर उसके एग्री होने की जो स्टाइल है, उसके एग्री होने का जो तरीका है, इस बात को बताने वाला शब्द है हैप्पीली। तो he agreed happily। यहां पर हैप्पीली एडवर्ब ऑफ मैनर है। तीसरा सेंटेंस देखिए। We display our gold medals proudly। यहां पर proudly एडवर्ब ऑफ मैनर है। एक और सेंटेंस है। She handles her laptop with carefully। देखिए, किसी भी एडवर्ब के पहले कोई प्रीपोजिशन मत लगाइए। इसका मतलब शी हैंडल्स हर लैपटॉप विद केयरफुली ये रॉन्ग सेंटेंस है, गलत सेंटेंस है। इसको ऐसे होना था। शी हैंडल्स हर लैपटॉप केयरफुली। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है अब ये देखते हैं। दे लिव हियर। यहां पर हियर जो है उस क्रिया के होने का स्थान बता रहा है, वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस। You can see advertisements everywhere। Everywhere एडवर्ब ऑफ प्लेस है। Don't sit there। यहां पर जो there शब्द है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। She tells everywhere the same thing। एडवर्ब ऑफ प्लेस को ऑब्जेक्ट के बाद लगाइए। इस सेंटेंस में मिस्टेक यह है, गलती यह है कि एवरीवेयर जो है वो गलत जगह पर है, ये रॉन्ग है। इसको ऐसे होना चाहिए था। नीचे का सेंटेंस पढ़िए। She tells द सेम थिंग एवरीवेयर। क्रिया के होने का टाइम बताने वाला जो शब्द है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। यहां इन उदाहरणों को पढ़ते हैं।
शी विल रिप्लाई नेक्स्ट मंडे क्रिया के होने का समय बताने वाला जो शब्द है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। दूसरा सेंटेंस पढ़िए, आई विल नॉट टेक ब्रेकफास्ट टुडे। यहां पर टुडे जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। ही वॉज 12 ईयर ओल्ड देन एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब ये एक एग्जाम्पल देखिए, वी हैड सबमिटेड यस्टरडे आवर रिपोर्ट। यहां पर यस्टरडे जो है वो गलत जगह पर है, उसको सेंटेंस के अंत में होना था, ऑब्जेक्ट के बाद होना था। वी हैड सबमिटेड आवर रिपोर्ट यस्टरडे ऐसे होना था, ये सही है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है क्रिया कितने बार हुई, इस बात को बताने वाला जो शब्द है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। जैसे ऑलवेज है, रेयरली है, नेवर है, ये सब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इन उदाहरणों को देखते हैं। आई नेवर अटेंड लेट नाइट पार्टीज, यहां पर नेवर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। वी ऑलवेज रिप्लाई प्रॉम्प्टली, यहां पर ऑलवेज जो है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। दे रेयरली मिक्स अप विद देयर नेबर्स, यहां पर रेयरली जो है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अब ये सेंटेंस देखिए, ही कम्स नेवर लेट। यहां पर नेवर की पोजीशन गलत है, इसको ऐसे होना था, ही नेवर कम्स लेट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से कुछ टिपिकल सिचुएशंस देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स और उनके सॉल्यूशंस देखते हैं। TOO2 का कैसे यूज होता है, ये उदाहरण देखिए, द चिल्ड्रन आर टू हैप्पी। जब कोई चीज अस्वीकार करने योग्य, अनएक्सेप्टेबल लेवल पे, इतनी ज्यादा कि पसंद नहीं आ रही है, रिजेक्ट करना है, इस तरह की स्थिति में कोई चीज बहुत ज्यादा है या बहुत बड़ा है या बहुत गर्म है, स्वीकार नहीं है, तो उसके लिए हम लोग TOO लगाते हैं। ये एक नेगेटिव सेंस में है। द चिल्ड्रन आर टू हैप्पी ये गलत है, इसको होना चाहिए था द चिल्ड्रन आर वेरी हैप्पी। अच्छा देखिए, तीसरा सेंटेंस देखिए, दिस प्लेस इज टू पीसफुल। यहां पर TOO का प्रयोग नहीं होना था। TOO हम तब यूज करते हैं जब अनएक्सेप्टेबल है, जब स्वीकार करने योग्य नहीं है। उसको ऐसे होना था, दिस प्लेस इज वेरी पीसफुल। TOO2 ये नेगेटिव सेंस में, और उसका एक और इस्तेमाल देखिए, ही इज टू वीक टू वॉक। वो इतना अधिक कमजोर है कि वो चल नहीं सकता। आई एम टू टायर्ड टू प्ले विथ यू। यहां पर TOO2 जो है ये नेगेटिव सेंस में है, मैं इतना ज्यादा थक गया हूं कि मैं तुम्हारे साथ खेल नहीं सकता। वेरी और मच दोनों का अर्थ होता है बहुत अधिक। मच जो है वो कंपैरेटिव केसेस में यूज होता है। तो जो पहला सेंटेंस है, ही इज मच टॉल, ये रॉन्ग है, ये गलत है, इसको ऐसे होना था, ही इज वेरी टॉल। और थर्ड सेंटेंस देखिए, द स्टोरी सीम्स टू बी मच इंटरेस्टिंग, ये गलत यूज है, द स्टोरी सीम्स टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, ऐसे होना था। नियरली और ऑलमोस्ट दोनों का अर्थ होता है लगभग। ये जो दो एग्जाम्पल्स हैं, ऑलमोस्ट 200 people were present in the auditorium, और इसी सेंटेंस में हमने क्या किया, ऑलमोस्ट हटा के नियरली लगा दिया है, तो उसके अर्थ में कोई अंतर नहीं हुआ है। नियरली 200 people were present in the auditorium, दोनों का अर्थ सेम निकलता है, तो नियरली और ऑलमोस्ट दोनों का अर्थ होता है लगभग। और उसके बाद देखते हैं कि लेटली और लेट में क्या अंतर है। लेट का अर्थ बहुत कॉमन शब्द है, ये लेट का अर्थ होता है विलंबित, देर हो जाना, और लेटली का अर्थ होता है हाल ही में, ज्यादा समय बीता नहीं है। इन उदाहरणों से समझते हैं। ही केम होम लेट, वो देर से घर आया। द फंक्शन स्टार्टेड वेरी लेट, फंक्शन बहुत देर से स्टार्ट हुआ, तो यहां पर लेट का प्रयोग हुआ। लेकिन जो तीसरा एग्जाम्पल है, वी हैव मेट हिम इन अ पार्टी लेटली, हम हाल ही में उससे एक पार्टी में मिले। एक और सेंटेंस लेते हैं लेटली का, उदाहरण देखिए, शी हैज गॉट अ हेयर कट लेटली, हाल ही में उसने अभी एक हेयर कट कराया है। लेटली का अर्थ होता है हाल ही में, ज्यादा समय नहीं हुआ, और लेट का अर्थ होता है देर। तो अब बताइए इन ब्लैंक स्पेसेस में क्या लगेगा। द डॉक्टर्स केम बट इट वॉज टू ब्लैंक, यहां क्या होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए लेट। द डॉक्टर्स केम बट इट वॉज टू लेट,
और दूसरा एग्जाम्पल देखिए, शी हैज बीन थिंकिंग ऑफ लिविंग हर जॉब लेटली। फेयरली और रेदर का कैसे यूज होता है, इन दोनों का अर्थ क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है। यहां पर जो स्क्रीन में आपको एग्जाम्पल दिख रहे हैं उसमें ब्लैंक स्पेस के बाद जो शब्द हैं उन शब्दों को पढ़िए। खाली स्थान के बाद पहले सेंटेंस में लिखा है करेक्ट, और दूसरे में लिखा है ब्यूटीफुल, तीसरे में टेस्टलेस, चौथे में इम्प्रेस्ड, पांचवें में कंफ्यूजिंग और छठवें में लिखा है रूडली। तो जो अच्छे शब्द हैं, जो शुभ अर्थ देने वाले हैं, जो पॉजिटिव सेंस देने वाले जो शब्द हैं, उनके पहले फेयरली लगेगा, और जो नेगेटिव अर्थ देने वाले जो बुरे शब्द हैं, जो किसी बुरी बात को बताते हैं, उनके साथ लगेगा रादर। फेयरली और रादर का मतलब होता है काफी कुछ, बहुत कुछ। तो इन खाली स्थानों में क्या आएगा? योर आंसर्स आर फेयरली करेक्ट। द क्लाइमेट इज फेयरली ब्यूटिफुल। दिस फूड इज रादर टेस्टलेस। आई एम फेयरली impressed with your career growth. The sitting arrangement is rather confusing. She talks to everybody rather rudely. इसी तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिहाज से स्टिल और येट का क्या अर्थ होता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है, इनका यूज कैसे होता है, अब हम ये बात करते हैं। स्टिल और येट दोनों का अर्थ होता है फिर भी, तब भी। जो स्टिल है इसको हम यूज करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस में अक्सर, और येट जो है वो आमतौर पे नेगेटिव और प्रश्नात्मक जो सेंटेंसेस है, इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस है, उनमें हम येट लगाते हैं। तो उस हिसाब से ये जो एग्जांपल्स हैं इनमें यहां पर क्या आएगा ये बात करते हैं। द डिस्कशन इज स्टिल गोइंग ऑन। शी स्टिल वर्क्स इन द सेम ऑफिस। हैव यू टेकन डिनर येट? शी कुड नॉट अंडरस्टैंड द जोक। We still remember your words. Tomatoes are still fresh. Haven't you submitted your form yet? कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिहाज से एक सिचुएशन और देखते हैं। हार्ड और हार्डली का क्या अर्थ है, क्या अंतर है, उसको कैसे यूज करते हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हार्ड का मतलब होता है मुश्किल, कठोर, सख्त, कड़ा, कठिन, और हार्डली एक नेगेटिव अर्थ देता है, शायद ही या नहीं के बराबर या मुश्किल से। सक्सेस डिमांड्स हार्ड वर्क फर्स्ट वाले सेंटेंस में होगा। दिस सरफेस इज हार्ड, ये जो सतह है ये कठोर है। शी हार्डली रिमेंबर्स मी, उसको मैं शायद ही याद हूं। दीज आर द हार्ड रियलिटीज ऑफ लाइफ, ये जीवन के कठोर सत्य हैं। He hardly does any work correctly, वो शायद ही कोई काम सही ढंग से करता है। My house is hardly 2 kilometers away from your house. मेरा घर मुश्किल से 2 किलोमीटर दूर होगा तुम्हारे घर से। तो ये हार्ड और हार्डली का अर्थ और इस्तेमाल देखा। इसके बाद अगो और बिफोर। अगो जो है वो पास्ट टेंस के साथ यूज करते हैं, बिफोर जो है वो सभी टेंसेस के साथ यूज कर सकते हैं। दोनों का अर्थ होता है पहले। यहां पर जो एग्जाम्पल है, शी वॉज अ स्कूल टीचर बिफोर हर मैरिज। दिस ब्रिज वॉज इनॉग्रेटेड 2 years ago. Before sometimes she was with me. Some time ago she was a fan of Salman. The film industry started 100 years ago. एक और टिपिकल सिचुएशन है इन्वर्जन की। यहां पर पहले 2 सेंटेंसेस पढ़ते हैं। No sooner did we step out of our house than the rain started. यहां पर एक चीज आप नोटिस करिए कि did we step ऐसा है। इसके बाद जो सेंटेंस है, No sooner we stepped out of our house than the rain started, ये जो दूसरा सेंटेंस है वो गलत है। यहां पर सही ये होगा कि did we step out, no sooner did we step out, तो ये इन्वर्जन है। इन्वर्जन का एक एग्जाम्पल और देखते हैं। शी हार्डली मीट्स मी, ये रॉन्ग है, इसको ऐसे होना था हार्डली डज शी मीट मी। ये इन्वर्जन का एक एग्जाम्पल है।
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिस तरह से प्रश्नों को फ्रेम किया जाता है और उसको हल करने का जो तरीका होना चाहिए, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और उनको सॉल्व करके देखते हैं। फाइंड एरर, ये एक बहुत ज्यादा कॉमनली पूछे जाने वाले सवाल है। इसमें आपको सेंटेंस दिया जाता है, उस सेंटेंस में आपको यह देखना होता है कि ग्रामर के नियम का उल्लंघन कहां पर हुआ है। पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, यू कुड गेट बेटर मार्क्स इफ यू हैड प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम प्रॉपर। इस सेंटेंस में हम इसको भी पढ़ के देखते हैं फिर से। यू कुड गेट, यहां पर जो ए पार्ट है उसमें गलती नहीं है। जो सेंटेंस का बी हिस्सा है बेटर मार्क्स, यहां पर मार्क में बहुवचन की तरह मार्क्स लगा है, तो पार्ट बी करेक्ट है। इफ यू हैड प्रिपेयर्ड, यहां पर देखिए हैड के बाद में वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज होना था, तो फर्स्ट का जो सी है वो करेक्ट है। और उसके बाद में फॉर द एग्जाम प्रॉपर, यहां पर प्रॉपर के बदले प्रॉपरली होना था। तो फर्स्ट वाला जो फाइंड एरर वाला प्रश्न है उसमें डी रॉन्ग है, आपको डी को मार्क करना है। उसके बाद दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं, दिस हैड हैपेंड जस्ट एग्जैक्टली 5 years ago। सेकेंड सेंटेंस का जो बी पार्ट है, यहां पर जस्ट और एग्जैक्टली इन दोनों को नहीं होना था। जो सेकेंड सेंटेंस है उसमें बी रॉन्ग है। फाइंड एरर का तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं, द शॉपकीपर गेव यस्टरडे मी अ डिस्काउंट ऑफ 30 rupees। यहां पर देखिए इस सेंटेंस में जो बी पार्ट है उसमें यस्टरडे नहीं होना था, उसको डी पार्ट में होना था। अब देखिए इस तरह की जब स्थिति होती है तो आप इसमें बी को मार्क करेंगे या डी को मार्क करेंगे। आपने सेंटेंस पढ़ना शुरू किया, द शॉपकीपर गेव यस्टरडे मी, इस भाग में गलती है, आप बी को मार्क करेंगे। यह तीसरे वाले में बी रॉन्ग है। अब जो चौथा प्रश्न है उसको देखते हैं, अमेजन हैज नॉट रिस्पॉन्डेड। अब देखिए अमेजन के बाद में हैज लगा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, यहां पर HAS होना था, तो फोर्थ में ए रॉन्ग नहीं है। यहां पर रिस्पॉन्डेड ये थर्ड फॉर्म लगा है, तो फोर्थ का जो बी है वो भी रॉन्ग नहीं है। अमेजन हैज नॉट रिस्पॉन्डेड टू माई कंप्लेन स्टिल। अब देखिए ये नेगेटिव सेंटेंस है, यहां पर स्टिल नहीं होना था, येट होना था, तो फोर्थ सेंटेंस में सी रॉन्ग है, यहां पर स्टिल के बजाय येट होना था। पांचवा एग्जाम्पल पढ़ते हैं, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग वेरी हार्डली ही रियलाइज्ड दैट ही हैड नॉट अर्नड इनफ। यहां पर देखिए जो हार्डली का यूज है वो रॉन्ग है, यहां पर हार्डली के बजाय हार्ड होना था। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग वेरी हार्ड ऐसे होना था, तो सेंटेंस नंबर 5 में बी रॉन्ग है। एडवर्ब के जो प्रश्न है वो ब्लैंक स्पेस के तौर पर किस तरह से आते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल अभी देखिए। इस वीडियो सेशन में हम लोगों ने उसके बेसिक्स को देखा, अब हम उसके कुछ एग्जाम्पल्स देख रहे हैं कि प्रश्न कितने तरह से आ सकते हैं। तो छठवा देखिए, दिस बॉक्स इज डैश हैवी फॉर यू टू लिफ्ट। 6 वाले में सी होगा, दिस बॉक्स इज टू हैवी फॉर यू टू लिफ्ट। 7th देखिए, हम लोगों ने थोड़ा पहले फेयरली और रैदर के अंतर के बारे में बात की थी, इस प्रश्न का संबंध उससे है। मोहन इज फेयरली हार्ड वर्किंग, अच्छे गुणों के लिए फेयरली और नेगेटिव सेंस के लिए रैदर, तो 7th में ए होगा। 8वां देखिए, शी इज सो शॉक्ड दैट शी कुड हार्डली टॉक। 8th में बी होगा, शी कुड नॉट टॉक, वो इतनी ज्यादा शॉक में थी, इतनी ज्यादा सदमे में थी कि वो बात नहीं कर पा रही थी। नेगेटिव सेंस के लिए हम हार्डली लगाते हैं, तो 8 का बी होगा। नंबर 9 देखिए, द पेशेंट इज डैश बेटर नाउ, यहां पर एक पॉजिटिव चीज के बारे में बात हो रही है, तो 9 में ए होगा, द पेशेंट इज फेयरली बेटर नाउ। नंबर 10 देखिए, शी इज टू फैट टू रन। नंबर 10 का सी होगा, TOO, वो इतनी अधिक मोटी है कि वो दौड़ नहीं पाती। तो इस वीडियो सेशन में हम लोगों ने एडवर्ब की डेफिनेशन, टाइप्स, यूजेस, एग्जाम्पल, ये सब कुछ देखा।
और जैसा कि मैं हर वीडियो सेशन में कहता हूं, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगी।